तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स वो सारी आपको करवाई। अब बहुत से बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है यार इस चैप्टर की एग्जाम्पल ही आ गई। स्पेशली ये चैप्टर में आपको बार बार बोलता हूँ इसकी एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना। फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है लेकिन टोटल है इसमें 7 एग्जाम्पल्स 1 to 7। 7 की 7 एग्जाम्पल्स परफेक्ट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर कर लेना। हो सकता है फर्स्ट 7 एग्जाम्पल में से ही आपको फाइनल में कोई क्वेश्चन आ जाए। तो नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जाम्पल्स। और इनकी खास बात क्या है कि अगर ये 7 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई ना अगर, तो इसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 वो आपको बड़े आराम से हर क्वेश्चन उसका बन जाएगा। तो एग्जाम्पल्स जरूर करना। लास्ट लेक्चर में मैंने 7 की 7 एग्जाम्पल्स आपको करवा दी। एंड लास्ट स्टेज फाइनल में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो। मैं आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं हर लेक्चर में, पहले आपको एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। परफेक्ट का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट बन रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो, नो। कैलकुलेशन में फंस रहे हो मतलब आप परफेक्ट नहीं हो। हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और एंड में आंसर एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है तो सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। कोई भी मार्केट से बुक ले लो और वहां से सैंपल क्वेश्चन पेपर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट करो। सर ये भी हो गया तो मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरी एजुकेशनल ऐप है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस ऐप पे जाइए, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाकर आपको प्रीवियस ईयर यानी जो लास्ट ईयर आपके जो अभी सीनियर हैं जो 11th में बचे हैं उन्होंने जो 10th में रियल पेपर दिया था मैथ्स का बोर्ड का, वही क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेट थे सब आपको उस ऐप में मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के भी मिल जाएंगे और उससे जो पिछला ईयर है उसके भी मिल जाएंगे। लास्ट 2 ईयर्स के वहां पर आपको मिल जाएंगे। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि सिलेबस पहले कुछ और था फिर डिलीट हो गया था। तो इसलिए आप लास्ट 2 या 3 ईयर्स मैक्सिमम जा सकते हो। तो 2 ईयर्स के भी मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप वो वाले पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कोई कंटेंट मत करो। इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए कि जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके पास है उसको परफेक्ट करो। बहुत सारी असाइनमेंट बहुत सारी चीज़ें मत करो क्योंकि सब्जेक्ट है 6 और टाइम कम बचा हुआ है। तो प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। तो मैथ्स में तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैथ्स रिजल्ट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इस चैनल के थ्रू आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा और वो कंटेंट दूंगा जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ पढ़ाई करनी है। जो भी मेरा आधे घंटे का मैक्सिमम 40 मिनट्स का लेक्चर होता है इसको देखना है और जितना कंटेंट जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपनी नोटबुक पे मेरे साथ साथ करना है। आप फिर वो नोट्स आफ्टर फाइनल एग्जाम देखिएगा, पूरा पेपर आपको उन्हीं नोट्स में से मिलेगा। क्लियर है? कंडीशन एक ही है, एनसीईआरटी परफेक्ट और सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने। ठीक है? तो मेरे बच्चे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा है। आज इसका लास्ट लेक्चर है। आज मैं इसके पूरी एक्सरसाइज स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। कैसे फिगर बनती है, कैसे डायग्राम बनती है, सब बताने वाला हूं। ठीक है? तो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री का भी 6 मार्क्स का ही है, तो दोनों मिलकर आपको 12 मार्क्स देंगे फाइनल में। तो नो कॉम्प्रोमाइज विद दीज 2 चैप्टर्स। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री भी, अब ये भी पढ़ा रहा हूं। बस आपको नोट्स बनाते रहने। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यह है लास्ट टाइम का लेक्चर जिसमें सभी एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो 7 की 7 एग्जाम्पल्स ये पीपीटी भी आई विल ट्राई कि मैं अपलोड कर दूं ताकि आपको ये सॉल्यूशंस भी मिल जाएं। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है फिर ही आप फिगर बना पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी वगैरह लिखनी होती है, वो जरूर लिख लिया कीजिए। वो क्या लिखनी है मैं बता देता हूँ। जैसे A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखो, दिस अ बॉय ए बी। फिगर में तो आपने ए बी बॉय बना दिया जिसकी हाइट है 1.5 मीटर।
आपको एग्जाम में क्या करना, आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी इज इक्वल टू जो भी 1.5 मीटर है विद द हाइट ऑफ बॉय, यानी इसको मैं थ्योरी पार्ट बोलता हूं। तो ये ज़रूर आप लिख लिया कीजिए जिस जिसको आप डिनोट कर रहे हो। अब दूसरा जैसे बिल्डिंग है, अब इसके सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग, अब बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, तो ये भी आपको लिखना है कि बिल्डिंग को आपको किस नाम से आपने उसको रिप्रेजेंट किया। तो यहां मैं सी डी ले लेता हूं, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना, खुद से मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना। आप लिख सकते हैं 10th क्लास में, मैं यहाँ आपको उसको फिगर बना के दिखा रहा हूँ और सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। तो ये कंडीशन है, बॉय है इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, सामने बिल्डिंग है और 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आईज मतलब ये ए पॉइंट, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो सिंपल सी बात है, ये बच्चा पहले यहां से बिल्डिंग को देख रहा था, फिर थोड़ा सा आगे चला और इस पॉइंट पे आ गया, लेट दिस पॉइंट इज ई। इसने फिर इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो ये लाइन भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो पहले ये एंगल फिर ये एंगल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 30 डिग्री या 60 डिग्री कहाँ पे लेना है, तो मेरे बच्चे जैसे जैसे आप बिल्डिंग या टावर के पास चलते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाता है, क्योंकि आपकी गर्दन ऐसे 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 ऊपर उठती जाती है, तो एंगल जो है उसका जो है वैल्यू बढ़ रहा है। तो पीछे जो एंगल है दैट 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में दिख भी रहा है 30 to 60 बढ़ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ए ई का लेंथ निकालना है जितना वो चला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही। तो ए ई निकालो। क्या सिखाया मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल्स में, यहां पे जितनी भी राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं आपको सभी लेनी है, और मैक्सिमम 2 ही बनेंगी 10th क्लास तक, 10th क्लास तक 2 ही बनेंगी। तो यहां 2 ही है, इसका नाम पी रख लेता हूं। तो एक सी पी ई ट्राइंगल और एक सी ए पी दूसरी ट्राइंगल, जिनमें एंगल्स भी हमें पता है। हमेशा पहले छोटी राइट ट्राइंगल लेनी है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो इन राइट ट्राइंगल सी पी ई, क्या इसमें हमें कोई लेंथ पता है? तो आप देखें सी डी है 30, ये है 1.5, तो जितना ए बी है उतना ही पी डी है, जितना ए बी है उतना ही पी डी है, और दोनों है 1.5 मीटर। क्लियर? तो यहां से आप पीसी को पहले ही फाइंड कर सकते हो। तो पीसी कितना आ जाएगा? सर सीडी में से पीडी को माइनस कर दो। तो मेरे बच्चे सीडी है हमारा 30, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5। आई होप आप माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहां पर कितना बचा सर? 9, 9 में से 1 गया 8, इट इज 2। तो 2.8 हमारी सीपी की लेंथ होगी। ये सब आपको लेंथ वगैरह फाइंड कर लेनी है। अगर किसी ट्राइंगल की कोई साइड कंप्लीट मिल रही है तो बहुत बढ़िया है, जैसे यहाँ पे मिल गई। अब आप सीपीई ट्राइंगल लें, इसमें आप 60 डिग्री एंगल को देखें और टैन लगाएं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे रोल ही नहीं है। टैन 60 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर सीपी डिवाइड बाय बेस ईपी, दैट्स ऑल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टैन 60 डिग्री? √3। आप यहाँ पे √3 लिखेंगे। सीपी आपने अभी फाइंड किया 2.5, और डिवाइड में ईपी बच रहा है, दैट वी कैन फाइंड। इनको आप एक्स वगैरह से भी लेट कर सकते हो। तो ईपी हमारे पास आ गया 2.5 डिवाइड बाय √3। इसको आपने अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमने फाइंड कर लिया, ये हमारी हेल्प करेगा बस। तो आपको मेनली फिर दूसरी ट्राइंगल पे आ जाना है सी पी ए। इसको अभी रैशनलाइजिंग वगैरह भी ना करें उसी को रैशनलाइजिंग जिसको फाइंड करना है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दूसरी राइट ट्राइंगल हम ले लेंगे, दैट इज सी पी ए। सी पी ए, इसमें लगेगा आपका टैन 30 डिग्री। सी पी यहां भी परपेंडिकुलर है और बेस इसका पूरा ए पी। टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। सी पी आपने निकाला था 28.5। अब ए पी पे ध्यान दो। अब तुम्हारा जो ए पी है वो ए ई प्लस ई पी है, तो इसको लिख लेना है ए ई प्लस ई पी। वैल्यूज बाद में डालें, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। ए ई प्लस ई पी 28.5 √3। अब यहां पे जो आपने वैल्यू निकाली ई पी की, वो आप यहां पे
वैल्यू डाल देंगे 28.5 डिवाइड बाय √3, दैट्स ऑल। अब आपको जो चाहिए ए ई वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 28.5 √3 ये इस तरफ आ जाएगा, 28.5/√3। मेरे बच्चे √3 इसका आप एलसीएम ले लें, ये इधर चला जाएगा, 28.5 इंटू 3 हो जाएगा -28.5। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन लिया करो, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ 28.5, तो पीछे बच रहा है हमारे पास 3 - 1, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। तो 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। अब आप इसको रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। 28.5 इंटू 2, देखो मैंने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं रैशनलाइजिंग का वेट कर रहा हूँ, कुछ कैंसिल होने के चांसेस मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। देखो इसका जो डेसिमल है हटा दिया, यहाँ पे 10 लिख गया, यहाँ पे √3 नीचे 3 आ गया। अब देखो क्या ये कैंसिल होता है, 285 बिल्कुल 3 से कैंसिल होता है, तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना, पहले कैंसिल कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आ गया आपके पास 3 9 27, एक बचा 15, 5 दिए 15, ये 10 भी कटता है, आपकी इच्छा है काट सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू अगर गिवन है तो डाल दें और पूरा इसका कैलकुलेशन कर ले। आई होप ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट इट्स नेम इज ए बी, इसके ऊपर आपने एक टावर लगा दिया, क्लियर, इसका नाम ए पी रख लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर टावर लग गया। कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इसका नाम क्यू रख लेते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है एपी, इसके बॉटम पे तुमको देखना है क्यू से, ये तुम देख रहे हो क्यू से बॉटम, फिर यहीं से तुम्हें टॉप पे देखना है, ये तुम देख रहे हो, देख गया। तो एक छोटा एंगल बना और एक बड़ा एंगल बना, एंगल्स पता है, एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री, तो छोटा वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री, दो राइट ट्रायंगल है, 1 बाई 1 लेना, कुछ लेंथ गिवन है तो लिख लो। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पता थी हमें 20 मीटर। बताओ फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चे इसको एक्स रख लो, इसको वाई रख लो, जो भी पूछा है हाइट ऑफ द टावर वो हमारे पास एक्स होगी, वो निकालना आपको। तो छोटा ट्राइंगल हमेशा आपको पहले लेना है, बार बार बता रहा हूँ, इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, ये छोटा ट्राइंगल ए बी क्यू, इसमें आप लगाएंगे tan, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो छोटे में 45 डिग्री है, 45 पे परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, तो ए बी बाय बी क्यू, ये 1 हो गया, ए बी 20 है, बी क्यू वाई हमारा 20 आ गया। फिर आप बड़ी ट्राइंगल लेंगे पी बी क्यू, पी बी क्यू, इसमें आप लिखेंगे tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो होगा पी बी होगा, जो x और 20 का बना हुआ है, और जो बेस होगा वो y है, और y ऑलरेडी आप 20 निकाल चुके हो। तो पहले tan 60 का वैल्यू डाल दो √3, x प्लस 20, y का वैल्यू भी 20, तो इट इज 20 √3 x प्लस 20, x का वैल्यू आ गया 20 √3 - 20, 20 यू कैन टेक कॉमन, √3 - 1, √3 का वैल्यू अगर डालें तो आप डाल सकते हैं, और माइनस किया तो 0.73। आई होप आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके जो x आएगा दैट इज़ हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। बहुत इजी है बच्चे, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, एक बार नोट्स बनाओ और बार बार इनको थोड़ा सा एक बार रिवीजन डाल लिया करो। क्वेश्चन 8 इज माय फेवरेट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैचू वाला क्वेश्चन। एंड में कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है और फिगर बनाने में भी थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जो लेंथ गिवन है उसका आपको ध्यान देना है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। मेरे बच्चे पहले टॉवर था, अब ये स्टैचू आ गया, पेडिस्टल हो गया स्टैंड टाइप, ए बी अगर स्टैचू है तो बी सी हो गया पेडिस्टल, पेडिस्टल हो गया स्टैचू जिसके ऊपर रखा जाता है, स्टैंड बोल सकते हो आप इसको, इसके ऊपर स्टैचू ए बी रख दिया।
फिर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिगर आपका सेम बनेगा। ये आपके पास ग्राउंड पे एक पॉइंट आ गया P, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं टॉप ऑफ द स्टैचू, दैट इज 60 डिग्री। ये हो गया टॉप ऑफ द स्टैचू, 60 डिग्री का एंगल है ये वाला। उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल बी है, ये फुट ऑफ द स्टैचू भी बोल सकता है, सेम ही पॉइंट है। तो यहाँ से आप अगर आप देख रहे हैं पी से ऊपर, तो ये वाला एंगल छोटा है, ये 45 डिग्री का। आपको हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है, यानी बीसी निकालना है। देखो पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें बीसी पता था और ऊपर वाला निकालना है, यहाँ ऊपर पता है नीचे वाला निकालना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो दो राइट ट्रायंगल है ना, उसमें किसी की कंप्लीट साइड नहीं पता है। जैसे ए बी का लेंथ पता है ना, इट इज़ 1.6 मीटर, ठीक है। ये किसी भी राइट ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें राइट ट्रायंगल का साइड पता था, तो इसमें नहीं पता है, तो इसमें इक्वेशंस बनती है, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हो बड़े मजे से। ध्यान दें, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। पहले क्या करना है, छोटी ट्राइंगल लेनी। इन राइट ट्राइंगल BCP, छोटी ट्राइंगल BCP, छोटी ट्राइंगल, इसमें एंगल है 45 डिग्री का, परपेंडिकुलर x है, बेस y है। तो यहाँ से tan 45 1 होता है, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू y। एनी डाउट? नो डाउट, बहुत ईजी। इन राइट ट्राइंगल ACP, जैसे आप ACP पे आए, बड़ा ट्राइंगल tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं 1.6 प्लस x होगा, तो मैं x निकालना है, और डिवाइड में बेस है जो y का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, x, वो x डाल दो, tan 60 की वैल्यू √3 डाल दो। tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ 1.6 प्लस x चल रहा है, और डिवाइड में y है, उसको x लिख लो, क्योंकि y और x दोनों इक्वल है। अब यहाँ से कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बच्चों को, थोड़ा रैशनलाइजिंग करना पड़ता है, तो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना, x देखो कैसे निकलेगा। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसके बाद x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, क्योंकि उनको आपको फाइंड करना है। x कॉमन आ गया, √3 - 1 1.6, x इज इक्वल टू 1.6 √3 - 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, √3 का वैल्यू पहले डालते हैं, 1.73 1 उसमें से माइनस करते हैं, डिवाइड में आ जाएगा 0.73, फिर उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो लेंथी हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले हमेशा रैशनलाइजिंग करना है। डिनोमिनेटर अगर इरेशनल होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको इसको रैशनलाइजिंग करके ही करना है। इरेशनल नंबर न्यूमिनेटर में रखोगे, काम आसान होता है, तभी तो रैशनलाइजिंग करते हैं। न्यूमिनेटर जो है इरेशनल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग के, तो 3 - 1 2 हो गया, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, अब ये 0.8 बन जाएगा। बस यही आंसर है, बुक के पीछे यही आंसर है। लेट अस सपोज अगर आपको √3 का वैल्यू उसमें दे दें, तो √3 का वैल्यू डाल दो 1.73 और उसमें 1 प्लस कर दो, तो 0.8 मल्टीप्लाई 2.73, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, उतना हाइट आ जाएगा पेडिस्टल का। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, जस्ट अ मिनट। ओके, 9th क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ध्यान से पढ़ो, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ टॉवर है, कहाँ से कहाँ देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। एक बिल्डिंग है, एक टॉवर है, एक बिल्डिंग है, एक टॉवर है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता किसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए मैंने अभी बराबर बना दी। अब किसी एक की हाइट ज़्यादा है कि कम है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आएगा। हम अभी ये मान लेते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम टॉवर मान लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, यानी इस टॉवर के फुट से देखेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर बना दिया। अब आगे पढ़ो स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से भी तुम देख रहे हो, यहां पर टॉवर के टॉप पे एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर मैं इनकी हाइट सेम रखता हूं तो ये एंगल भी सेम ही होगा, एंगल्स इक्वल होंगे सेम हाइट पर, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री का है। अगर छोटा होता तो टॉवर छोटा होता, यहां पर 60 डिग्री एंगल बढ़ गया, मतलब ये वाली हाइट बढ़ी है, इससे तुम्हें गर्दन उठानी पड़ रही है ज़्यादा ऊपर देखने के लिए,
तो यहाँ पे टॉवर की हाइट ज़्यादा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ये वाला 60 डिग्री का एंगल आ गया। तो बच्चे ए बी बिल्डिंग आ गई, पी क्यू टावर आ गया, ये तुम्हारे एंगल आ गए। किसी किसी का लेंथ हमें पता होगा, है ना, वो देख लेते हैं। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, बस इसमें डायग्राम में ही प्रॉब्लम है, तो तुम इसमें खुद बनाओगे। पहले आप लो इसमें 50 मीटर वाली ट्राइंगल, इसमें बड़ी छोटी ट्राइंगल नहीं देखना, इसमें ये साइड पता है तो आप बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, छोटी भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बन के रह जाएगा। तो आप बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, जिसमें टैन लगाएंगे तो एक्स निकलेगा, फिर आप छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे, फिर टैन लगाएंगे तो फिर आपका वाई आ जाएगा, बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, आई होप यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब देखो यार ना क्वेश्चन, दोनों आमने सामने हैं और इनका हाइट इक्वल है। मानो ये ए बी हो गया, दूसरा सी डी आ गया, दोनों का हाइट सेम है, ए बी एंड सी डी आर सेम, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। भैया इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है, इट इज 80 मीटर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब यहाँ जो बिटवीन दैम है ना, अब कई बार बच्चे सोचते हैं मिड में लेखें, देखो मिड में होगा अगर एंगल सेम होगा। यहां पर आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक एंगल 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का, यहां कहीं बीच में रोड में पॉइंट है, तो सेंटर में बिल्कुल मत लेना, थोड़ा खिसका लेना साइड में। जैसे ये पॉइंट पी आ गया, थोड़ा सा एक तरफ कर दिया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बन रहा है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब तुम देखो कहां पर कौन सा रखना है। जितना आप जिसके पास है वो एंगल बड़ा होगा, जितना जिससे दूर है वो एंगल छोटा होगा। तो सी डी से हम दूर है, यहाँ छोटा एंगल रखना है। तो ये टीचर ये भी चेक करता है कैसे इसने फिगर बनाया, तो तुक्का तो नहीं लगा रहा कहीं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दोनों पोल की हाइट निकालनी है और पीडी और बीपी निकालना है। बीपी भी निकालना है, पीडी भी निकालना है, और दोनों पोल की हाइट भी निकालनी है। ए बी और सी डी जो कि दोनों इक्वल हैं, इनका हाइट भी निकालना है। बहुत सिंपल है, इनको एक्स एक्स मान लो, बीपी को मानो वाई माना, तो जो पीडी है वो 80 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 है। ठीक है, ये सब आप लिखेंगे थ्योरी में, जो मैं डायग्राम में कर रहा हूँ ये सब आपको लेट वेट सब लिखना होता है एग्जाम में। अब आप दोनों ट्राइंगल में से कोई भी लो, ये बहुत सिंपल है। तो पहले मानो ए बी पी ले लेता हूँ, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, टैन लगेगा इसमें 60 डिग्री वाली, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये √3 है, एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरा राइट ट्राइंगल लेना है, इसका नाम है सी डी पी। सी डी पी, इसमें भी आपका लगेगा टैन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें भी एक्स है, अब जो बेस है वो 80 माइनस वाई है। टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, एक्स है 80 है माइनस है, और अब एक्स का वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ पहले, √3, एक्स का वैल्यू √3y डिवाइड बाई 80 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई, वाई का तो ले जाओ 4y इज इक्वल टू 80। कैन यू टेल मी वाई? सर 80/4, तो 80/4 कितना हो गया? 20। तो मेरे बच्चे y 20 मीटर आ गया, मतलब बीपी लेंथ जो आपको फाइंड करना था फ्रॉम वन पोल, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज 20 मीटर। तो दूसरा जो पोल है PD, इसकी लेंथ कितनी होगी? टोटल 80 है तो इसका 60 मीटर हो जाएगा। ये तो होगी हमारी y की वैल्यू। हमें x भी निकालना है तो भाई सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए, ये हमने x निकाला हुआ है। सो व्हाट इज x? √3 इंटू वाई आपने 20 निकाला, तो x इज इक्वल टू 20 √3y मीटर। √3 का वैल्यू डाल सकते हैं 1.73, फिर मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ तो एक्चुअल लेंथ भी आ जाएगी। दिस अ हाइट ऑफ द पोल। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। तो भैया एक टीवी टावर बना दो, जल्दी से बना दिए, नदी है ये बना दी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से तुम देख रहे हो ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया तुमने, क्लियर? यहां पर पॉइंट पी रख लेता हूं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर आपको और दूर जाना है, ये आ गया। ये लेंथ आपको 20 मीटर, ठीक।
और इस पॉइंट से जब तुम देख रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फिगर बुक में गिवन है, मैंने नहीं बनाया, आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो एंगल आपका निकल के आ रहा है ये 30 डिग्री है, तो आप इधर ही गए होंगे, एंगल छोटा हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको बीपी निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, और ए बी निकालना है। बहुत आसान है। इस विड्थ को आप एक्स मीटर मान लो और ए बी को वाई मान लो। पहले छोटा ट्राइंगल हो फिर बड़ा ट्राइंगल हो, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। छोटा ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, बोलो tan 60 डिग्री। सर परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज़ √3 y अपॉन एक्स, तो y आ गया √3x। क्लियर है, y इज इक्वल टू √3x, नंबर 1। ये हमने निकाला छोटी ट्राइंगल से, ठीक है, tan 60। अब लो tan 30 डिग्री, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, इसमें लगाओ tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर को आपने रखा हुआ है y, और वेस आएगा x प्लस 20, ठीक है। tan 30 इज 1/√3। बच्चे y का वैल्यू निकला हुआ है √3x, ये हमने डाल दिया, यहाँ से x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये बन गया 2x, तो x आ गया 10 मीटर। तो 10 मीटर हाइट ऑफ द टावर आ गई। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो y में, √3x इंटू 10, y इज इक्वल टू 10√3। अगर √3 का वैल्यू डालना है तो डाल सकते हैं 1.73, मल्टीप्लाई करो, विड्थ ऑफ द कैनाल भी आ जाएगी। बहुत सिंपल है यार, ऐसा नहीं है फिगर नहीं बनती, थोड़ा प्रैक्टिस करो ना, फिगर अपने आप बनेगा। सभी फिगर डिटेल में समझा रहा हूँ कैसे बनानी होती है, ठीक है, बना सकते हो आप, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जा रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले तो मैं बिल्डिंग बना दूंगा, 7 मीटर को सोचेंगे नहीं हम बिल्डिंग बना देंगे। ये 7 मीटर की मैंने बिल्डिंग बना दी। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7, तो मतलब आप इस पॉइंट पे बैठे हो, ए पे, बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हो आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आप इससे ऊपरी देख रहे हो, आप ऊपरी देख रहे हो, केबल टावर को देख रहे हो 60 डिग्री, तो बिल्कुल सामने आप केबल टावर बना दो, आप इसके ऊपर देख रहे हो, एलिवेशन है तो ऊपर देख रहे हो, तो ये आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, ये वाला एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का आ गया। इसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी टावर का जो फुट है यहाँ डिप्रेशन बन रहा है, यानी इसी पॉइंट से तुम नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला लाइन डिप्रेशन वाला, मतलब ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पर, तो इसलिए ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन डालना आपको पूरा, ठीक है, दैट्स ऑल। आगे आपका काम है, बहुत आसान है। ये CD आ गया, ये P आ गया। पहले आप ये ट्राइंगल लेंगे, ये भी 7 मीटर आएगा क्योंकि 45 डिग्री, ये 7 है तो ये भी 7 आएगा। फिर आप ये ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ये 7 है तो आप इसको निकालेंगे 10 लगा के, तो इसका लेंथ आ जाएगा, दैट्स ऑल। फिर PD उसमें प्लस करेंगे, जो कि 7 ही है, ये भी 7 है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बट डायग्राम में कई बार कन्फ्यूजन होती है। डायग्राम मैंने बना दी है। राइट ट्राइंगल आपको दोनों लेनी है, जो नीचे है 45 डिग्री वाली, एक ऊपर है जो 60 डिग्री वाली, अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ये लाइट हाउस है, इसका नाम हम AB रख रहे थे। यहाँ पर दो शिप्स को देखा जा रहा है, एक P पॉइंट पे मानो, एक Q पॉइंट पे, यहाँ से ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। तो ये लाइन अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बच्चे अंदर बना देते हैं, वो गलत है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया हुआ है एलिवेशन डिप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये 75 मीटर है। अब यहाँ पे BQ QP क्या इनका लेंथ पता है, आप पढ़ लो। अच्छा, एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, छोटा वाला 30 डिग्री, बड़ा वाला 45 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। सब रीजन डालना। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको PQ निकालना है, तो PQ को आप x मान लो, PQ को आप x मान लो। BQ भी नहीं आपको पता, BQ को आपको y मान लो। ये क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, आप पहले लेंगे छोटी ट्राइंगल 45 डिग्री वाली, ये 75 है, तो जब आप tan 45 लगाएंगे तो भैया ये y भी 75 आ जाएगा, तो निकल गया 75। फिर आप बड़ी ट्राइंगल लेंगे,
ए बी पी, कौन से लेंगे, ए बी पी, इसमें लगाएंगे tan 30, परपेंडिकुलर आपका 75 है, जो बेस बनेगा y प्लस एक्स बनेगा, और y आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे 75, तो 75 प्लस एक्स मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स की वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर होगा। तो अगर इतने क्वेश्चन जो पीछे करवाए अगर वो समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही चुटकी बजाकर आप कर सकते हैं, करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत सिंपल है, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन यही होती है सर डायग्राम कैसे बनेगी, बुक में गिवन है लेकिन नहीं गिवन होगी तो कैसे बनाएगी, तभी मैंने क्वेश्चन लिया। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाइट इज दिस। भाई बैलून पकड़ा लड़की ने, और ये लड़की है 1.2 मीटर की हाइट है इसकी, इसके हाथ में बैलून है और इस तरह से ये उड़ रहा है हॉरिजेंटली, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब आगे ये बैलून ऐसे गया होगा, ऑफ ए हाइट 88.2 मीटर, ये ग्राउंड से 88.2 मीटर है, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है 88.2 मीटर है, और इधर से गर्ल्स का हाइट आप देखें इट इज़ 1.2 मीटर। अगर आप इनको माइनस करेंगे, अगर आप इनको माइनस करेंगे 88.2 में से 1.2, तो आपको मिलेगा 2, 8 में से 1 7, 87, तो ये वाला जो पार्ट है ये 87 मीटर आ गया, क्योंकि यही तो आपको चाहिए। मानो गर्ल ए बी है और ये हाइट है टोटल सी डी, बीच में पॉइंट रख दिया ई, तो मैंने सी ई आपके लिए निकाल लिया 87 मीटर। ये आपके काम का है क्योंकि राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर एलिवेशन बन रहा है स्टार्टिंग में, दैट इज़ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अब आगे कहानी सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. मेरे बच्चे, उसके हाथ में थ्रेड है, उसने छोड़ा, बैलून इस तरह से आगे गया, यहाँ पर बैलून पहुँच गया, फिर ये वाली लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये 30 डिग्री का, ठीक है, और हाइट इसकी सेम रखी गई है ग्राउंड से, हॉरिजेंटली आगे गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक। तो इसका नाम हम रख लेंगे पी क्यू, रख लो पी क्यू, और यहाँ तक जो हाइट है इसका नाम आर रखेंगे, तो पी आर भी आपका 87 है। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दें, इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिगर बन गया, बन गया फिगर। अब आपको कुछ नहीं करना, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक 30 वाली एक 60 वाली, दोनों लेनी है और अपने से टैन लगा के क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे छोटी वाली, तो छोटी में है 60 डिग्री का एंगल सी ई ए, तो इन राइट ट्राइंगल सी ई ए, ई सी ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे लगेगा tan 60 डिग्री। मेरे बच्चे हमने लिखा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 के सामने सी ई और इसका बेस ए ई। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, सी ई बचे 87 है, तो ए ई का वैल्यू आ गया, ए ई का जो वैल्यू आ गया 87/√3 आया। अभी मैं रैशनलाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, एंड में करते हैं मेरे बच्चे। फिर आपको ट्राइंगल लेनी 30 डिग्री वाली बड़ी, पी आर ए, इन ट्राइंगल पी आर ए, जैसे आपने पी आर ए लिया, पी आर ए इसमें लगा tan 30 डिग्री, तो आपके पास आ गया tan 30 डिग्री। और पेंडिकुलर आप देखें इसका पी आर है जो कि 87 है, पहले आप नाम लिखें फिर वैल्यू डाल सकते हैं, मैं वैल्यू डायरेक्ट डाल रहा हूँ। और अगर आप बेस देखें, बेस, तो बेस में क्या होगा, ए ई ई आर, ये टोटल बेस है, ए ई प्लस ई आर। अब आप tan 30 का वैल्यू डालो, ठीक, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये 87, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये आएगा 87√3, यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस ई आर। तो आप देखेंगे, आप देखेंगे ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का ये हमने निकाल रखा है, तो यहाँ डाल देंगे इसको 87/√3। तो ऐसा कैलकुलेशन हमारे पास पीछे भी आया, यहाँ पे ई आर का वैल्यू निकालना है, वही आपका आंसर होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सिंप्लीफाई करो, बन जाएगा 87√3 की तरफ 87/√3 ले आएंगे, ई आर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, ई आर, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, सी पी बोले या ई आर बोले। √3 एलसीएम आ गया, तो 87, ये √3 हो जाएगा, √3 होता है 87 ई आर, ये 3 टाइम 87 है, ये 1 टाइम 87 है, तो 2 टाइम 87 बचेगा। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं किया 2 से, आपने नहीं करना है, पहले रैशनलाइजिंग करना है,
87 कट जाएगा, देखना आप। ये आ गया √3/√3 ER। अब बोलो ER कितना आ रहा है, तो ये बन गया 2 × 87 × √3, नीचे √3 3 हो गया। अब देखो ये कट गया, ये 3 × 2 = 6, कितने बचे, 2, 29। तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। आई होप आगे आप मल्टीप्लाई कर लें, √3 का वैल्यू डालें वो भी डाल सकते हैं। दिस इज अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बहुत ईजी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत से बच्चे इसमें परेशान हैं, सर समझ नहीं आता। अरे भैया आपको सिर्फ 4 लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखनी है इस क्वेश्चन में, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जैसे पीछे की है। थोड़ा स्पीड टाइम है ना, वही दिक्कत है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डिस्टेंस कहीं गिवन नहीं है, तो इस पे काम इतना ही करना, आपको डिस्टेंस खुद से निकालना पड़ेगा, और वो भी उसकी उसी की स्पीड टाइम का हम यूज़ कर लेंगे और डिस्टेंस निकल जाएगा। आपको बताइए यार स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मुझे डिस्टेंस चाहिए वो निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर। टावर बनाओ भाई, पहले ये बना दिया टावर, इसका नाम ए बी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर एक बंदा बैठा हुआ है, मजे कर रहा है जिंदगी के, और एक कार को देख रहा है टावर की तरफ, वो आ रही है। ये लो भाई, जिंदगी के मजे लेने दो इसको, हम अपने क्वेश्चन का करने में मजे लेंगे। ये आपको लाइन खींचनी पड़ी, ये लाइन नहीं खींचेगी तो क्वेश्चन वहीं से आपका गड़बड़ है। टीचर पे आपका इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ पे आपको 30 डिग्री लिखना है। जो टावर की तरफ आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है कार, 6 सेकंड्स के बाद क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। पता नहीं इस बंदे को क्या मिल रहा है, इस कार को देखी जा रहा है, चलो देखने दो उसको। पहले उसने इस पोजीशन पर देखा 30 डिग्री का डिप्रेशन, फिर इस पोजीशन पर देखा आफ्टर 6 सेकंड्स, यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जो आपका एंगल है फिर बन गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहां पर कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। तो मेरे बच्चे आप देखें यहाँ पे 6 सेकंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें स्पीड के बारे में भी कुछ बता रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, वो स्पीड हम लेट कर लेंगे, टाइम हमें पता है, तो कुछ डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी की, इसकी हाइट हम h ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये लेट करना है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इट इज बी x km/h। अब मीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है, वो देख लो, ये सेकंड्स हैं, और डिस्टेंस ऐसा कुछ पता नहीं है, तो सेकंड्स है तो मीटर पर सेकंड्स कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो वो सेकंड्स को फिर आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, वो आपके लिए टाइम कंज्यूम हो जाएगा। x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, यूनिफॉर्म स्पीड, जिस स्पीड से वो आ रही है। अब देखिए कार P से Q तक आई, ये डिस्टेंस कवर किया उसने, तो ये डिस्टेंस निकाल लो ना भाई। स्पीड तो पता चल गई, टाइम तो पता है इसका 6 सेकंड्स। तो मेरे बच्चे आपको यहां पे लिखना है डिस्टेंस, कौन सा, PQ। ये PQ डिस्टेंस कितना है, सर जी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने अभी भी बताया, स्पीड इंटू टाइम। तो मेरे बच्चे स्पीड x और टाइम 6 है, तो हमारे पास जो PQ है वो निकल गया 6x मीटर। एनी डाउट, अननोन है बट ऐसे ही रखना है, 6x मीटर आ गया, क्लियर। अब हमें पता करना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। जब वो Q पे पहुंची तो Q से B आने में उसको कितना समय लगा, समय तो पता ही नहीं है इसका, वही तो ढूंढना है। उसको आप कुछ लेट कर लो, लेट इट बी T। तो पहले आप लेट करें, लेट टाइम टेकन फ्रॉम Q टू फुट ऑफ टावर दैट इज B T सेकेंड्स। ये टाइम है Q से B आने में, जैसे P से Q आने में 6 सेकेंड्स था, तो Q से B आने में T सेकेंड्स है। टाइम लेट कर लिया, स्पीड x है, फिर डिस्टेंस निकाल लो। देयरफॉर डिस्टेंस, अब कौन सा निकलेगा डिस्टेंस, Q से B, यानी QB डिस्टेंस निकलेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो भैया QB कितना आ गया, स्पीड इंटू टाइम,
x इंटू टी मीटर। जितना मैंने लिखा है अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। आपको यहां से टाइम अपने आप मिल जाएगा। दो राइट ट्राइंगल्स हैं, 1/1 लो, tan का रिलेशन लगाओ, अपने आप t का वैल्यू निकलेगा। बस आपको ये 4 लाइनें लिखनी जो मैंने बताई आपको। अब यहां पर हम दोनों ट्राइंगल्स लेंगे 1/1। छोटी लेंगे पहले, पहले छोटी लेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू इसमें लिखेंगे हम tan, इसमें 60 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर एच है और नीचे है बी क्यू। tan 60 के वैल्यू √3 होता है, एच है और बी क्यू आपने निकाला एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच आएगा √3 एक्स टी नंबर 1। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन बन रही है, पहले भी बनी अब भी बनी, कोई दिक्कत नहीं। अब लेंगे हम बड़ी वाली ट्राइंगल जिसमें 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो इसमें आ जाएगा ए बी पी, ए बी पी, ए बी ए पी पूरा। इसमें फिर आप tan लगाएंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसमें h है और बेस कितना है इसका, बेस है बी क्यू प्लस क्यू पी, दोनों डिस्टेंस पता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये h। व्हाट इज बी क्यू? सर बी क्यू, अरे भाई अभी तो निकाला बी क्यू आपने, टाइम टेकन उसका टी लेट किया, स्पीड एक्स है तो बी क्यू आपने निकाला ना, जो यहां वैल्यू डाली एक्स टी, बस वही यहां पर लिख देना आपको एक्स टी प्लस व्हाट इज क्यू पी, अरे वो भी तो निकाला, 6 सेकेंड्स उसको लग रहे थे और स्पीड एक्स थी 6x। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है यहां लिख रहा हूं। तो इट इज √3h इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 6x। यहां पर आप h का वैल्यू डाल दो जो ऊपर नंबर 1 में दिख रहा है। √3 व्हाट इज h, x इंटू टी, इन दोनों में x कॉमन है, इसको आप t प्लस 6 लिख सकते हो और ये x कैंसिल कर सकते हो बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, ये x कट जाएगा आपका। तो √3t एंगल 45 डिग्री का कि 60 का, हाँ 30-60। ओके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गलती है, एक √3 में मिस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला √3 ये आ गया और ये h का वैल्यू √3 xt है, ये पूरा x कट गया। √3 3 होता है, √3 3 होता है, x कट चुका है, साथ में खाली t बच रहा है और यहां से भी x कॉमन लेके काट दिया, t प्लस 6 बचा हो। तो निकालो ना भाई यहां से t, ये t इधर ट्रांसफर हो गया, 2t इक्वल टू 6, व्हाट इज t, 3 सेकेंड्स। तो जो आपका रिक्वायर्ड टाइम है वो 6 सेकेंड्स है। तो मेरे बच्चे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 9.1। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर लेना बच्चे, बेसिक्स है वो, और एग्जाम्पल्स भी हो गई सभी। इसके अलावा इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मन कर रहा है सर एनसीईआरटी हमारी हो गई, अब मन कर रहा है कुछ और करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो जो मेरी ऐप पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।